कहती है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। यानी कि पूर्ववर्ती धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं? पूर्ववर्ती धाराएं हैं धारा 129, धारा 130 और धारा 131। यदि आप धारा 129, धारा 130 और धारा 131 से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, और ये वीडियो आवश्यक भी है, इस धारा को समझने के लिए पूर्ववर्ती धाराओं का अध्ययन आवश्यक है। और यदि आप पूर्ववर्ती धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो यानी कि सीआरपीसी की धारा 129, धारा 130 और धारा 131 मिल जाएगी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 132 के बारे में। तो ये क्या कह रही है? ये कहती है कि संरक्षण किस चीज से? अभियोजन से। अभियोजन से मतलब कि कोई भी व्यक्ति इन लोगों के ऊपर केस नहीं लगा पाएगा। किन लोगों के ऊपर? जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने इस धारा 129, धारा 130 और धारा 131 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक कार्य किया है, तो ऐसे समय में उनके ऊपर कोई केस दायर नहीं किया जाएगा। अभियोजन से उनका संरक्षण किया गया। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इसमें टोटल 3 पॉइंट दिए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं कि किसी कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए मतलब कौन से कार्य के लिए? जो धारा 129, धारा 130 और धारा 131 के अधीन किया जाना तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन दंड न्यायालय में, दंड न्यायालय में क्या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क ख ग 3 पॉइंट दिए हैं, क और खा 2 पॉइंट दिए हैं। तो का नंबर का पॉइंट है कि दंड न्यायालय में क्या? जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केंद्रीय सरकार की अनुमति के बगैर संस्थित नहीं किया जाएगा। यानी कि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बगैर उस पर कोई केस नहीं किया जाएगा यदि वो सशस्त्र बल का सदस्य है। तो सदस्य मतलब कि सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं, यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है, उन्होंने कार्य किया है 129, 130 और 131 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या किसी विधि विरुद्ध जमाव को हटाने का प्रयास किया है या हटाया है, तब ऐसे समय में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कार्रवाई करनी भी है तो वह केंद्रीय सरकार की अनुमति लेकर के ही उन पर कार्रवाई कर सकेगा। ये पॉइंट नंबर का बताया। पॉइंट नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 का खा जो कहता है, ये कहता है कि किसी अन्य मामले में, किसी अन्य मामले में मतलब कि यदि वह व्यक्ति सशस्त्र बल का सदस्य नहीं है, तब ऐसे समय में तो किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि कोई अन्य मामला है, अन्य मामला है मतलब कि वो सशस्त्र बल का सदस्य नहीं है और उसने जो है विधि विरुद्ध जमाव को हटाने का प्रयास किया है या जो है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे थे, तो जो विधि विरुद्ध जमाव करने वाले व्यक्ति हैं वह इस व्यक्ति पर कोई केस दायर नहीं कर सकेंगे, कोई अभियोजन जो है संस्थित नहीं कर सकेंगे। और यदि करना चाहते हैं वो, तो इसके लिए उनको राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि यदि कोई सशस्त्र बल का सदस्य है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति से कोई केस दायर किया जा सकेगा दंड न्यायालय में। और यदि वह किसी अन्य मामले में है, यानी कि वह सशस्त्र बल का सदस्य नहीं है लेकिन उसने सद्भाव पूर्वक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या जमाव को तितर बितर किया है या करने का प्रयास किया है, तब ऐसे समय में राज्य सरकार की अनुमति के बिना उस पर कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा, यानी कि कोई केस उस पर दायर नहीं किया जा सकेगा। तो ये कहता है सीआरपीसी की धारा 132 का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 में भी 4 पॉइंट दिए हैं, क ख ग घ। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? उक्त धाराओं में से किसी के अधीन, उक्त धाराओं मतलब धारा 129, धारा 130 और धारा 131, तो उक्त धाराओं के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में क्या नहीं माना जाएगा? यह न समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है।
यानी कि किसी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने धारा 129, धारा 130 और धारा 131 के अंतर्गत कोई कार्यवाही की है, तब यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। पॉइंट नंबर ख बताता है, पॉइंट नंबर 2 का ख, धारा 129 या धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। यदि किसी व्यक्ति ने, मतलब भले वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ना हो, साधारण व्यक्ति हो, जिससे ये अपेक्षा की गई हो कि भैया तुम हमारी हेल्प करो और ये विधि विरुद्ध जमाव को हटाने में हमारी मदद करो या इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करो, और उस व्यक्ति ने मदद की, उन पुलिस वालों की, उन सशस्त्र बल की, उस न्यायिक मजिस्ट्रेट की, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की हेल्प की, ऐसे समय में तो ये नहीं समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। पॉइंट नंबर ग दिया है, पॉइंट नंबर 2 का ग, धारा 131 के अधीन सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। यानी कि धारा 131 में जो सशस्त्र बल को जो अधिकार दिए गए हैं कि भैया जो है इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना है या जो है भीड़ को तितर बितर करना है यदि वो विधि विरुद्ध है, तो यानी कि विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए किसी सशस्त्र बल के सदस्य ने यदि कोई कार्रवाई की है, सशस्त्र बल के अधिकारी ने कोई कार्रवाई की है, तो यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, सिंपल लैंग्वेज में। अब पॉइंट नंबर घ, यानी कि पॉइंट नंबर 2 का चौथा, यानी कि घ क्या कहता है, सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। यानी कि किसी सशस्त्र बल के किसी सदस्य को आदेश दिया गया कि भैया आप भीड़ को तितर बितर करो, भीड़ को यहाँ से हटाओ, ये विधि विरुद्ध जमाव है, या ये भीड़ को तितर बितर नहीं हो रही है यदि भीड़, तो उनमें से कुछ व्यक्तियों को, कुछ विशेष व्यक्तियों को या सभी को गिरफ्तार करो। ऐसा आदेश किसी सशस्त्र बल के सदस्य को मिला, उस सशस्त्र बल के सदस्य ने आदेश का पालन किया, तब ऐसा नहीं समझा जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 132 के पॉइंट नंबर 1 और 2 का। अब पॉइंट नंबर 3 का भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया कि सशस्त्र बल क्या होगा, सशस्त्र बल के अधिकारी, सदस्य, ये क्या होंगे, इनकी परिभाषा टाइप की दी गई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, इस धारा में और इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में क्या, सशस्त्र बल। अब सशस्त्र बल क्या होगा ये बताया, सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील होगा, भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना से अभिप्रेत है। यानी कि सशस्त्र बल किन किन लोगों को मान लिया, जो सेना है सशस्त्र बल में तीनों प्रकार की सेना को मान लिया। कौन कौन सी सेना, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। जमीन पर कार्य करने वाली सेना, पानी में कार्य करने वाली सेना और हवा में कार्य करने वाली, यानी तीनों सेनाओं को सशस्त्र बल के रूप में लिया गया है कि यदि ये है सशस्त्र बल, यदि कह दिया तो ये तीनों प्रकार की सेना उसमें आ गई। और इसके अंतर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ या अन्य सशस्त्र बल भी हैं, यानी कि और भी जो सशस्त्र बल में और भी चीजें दे दी, तीनों प्रकार की सेना भी दे दी, और भी जो इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं वो सब सशस्त्र बल की सदस्य माने गए, उससे ये अभिप्रेत किया गया है, यानी कि उनको सशस्त्र बल माना गया। अब पॉइंट नंबर 3 का ख ये कहता है कि सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी, यानी कि सशस्त्र बल का जो अधिकारी है उससे क्या अभिप्रेत है, यानी कि अधिकारी किसको कहेंगे, तो सशस्त्र बल से संबंधित जो अधिकारी है उसमें सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त यानी कि कमिश्नर, राजपत्रित यानी गजटेड या वेतनभोगी व्यक्ति अभिप्रेत है। वेतनभोगी यानी कि जो वहां से वेतन प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति उससे अभिप्रेत है अधिकारी के रूप में। सशस्त्र बल का अधिकारी कौन होगा, तो कोई गजटेड ऑफिसर होगा, कोई अन्य ऑफिसर होगा, कमिश्नर होगा, या जो वेतनभोगी है यानी कि जो वेतन प्राप्त कर रहा है
वह भी सशस्त्र बल का अधिकारी माना जाएगा। अब पॉइंट नंबर, इसके अतिरिक्त क्या दिया है, इसके अंतर्गत जो है कनिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी और पेटी ऑफिसर और अनायुक्त कमिश्नर, ये सब चीजें, यानी अनायुक्त ऑफिसर, यानी कि ये जो हैं, यानी कि जितने भी सदस्य हैं सबको ही उन्होंने ये कहा है कि ये सशस्त्र बल के अधिकारी हैं। पॉइंट नंबर का बताया कि सशस्त्र बल के संबंध में सदस्य, यानी सशस्त्र बल का सदस्य किन्हें माना जाएगा, तो सशस्त्र बल के सदस्य से, सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है। यानी कि सशस्त्र बल का ऑफिसर तो बता ही दिया, अधिकारी तो बता ही दिया, अब सशस्त्र बल का सदस्य कौन होगा, जो वह व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है, सशस्त्र बल के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, वह सशस्त्र बल का सदस्य माना जाएगा। तो हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 132 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।